वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी के सेट 2 का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए अपलोड किया गया था। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी जैक रांची के द्वारा जो मॉडल सेट अपलोड किया गया है उसका ये सेट 2 है, जिसमें कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और हम लोग सभी का उत्तर आज देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप सभी को पता होगा बिग बैंग सिद्धांत, जो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले यह घटना घटी थी। इसका प्रतिपादन या फिर इस सिद्धांत के बारे में किसने बतलाया था? तो वह थे एडविन हब्बल। तो यहाँ पे आपका एडविन हब्बल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? अभी हम लोग देख चुके हैं लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। इसका उत्तर क्या होगा? 13.7 अरब वर्ष पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्न में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता? देखिए आपको पता होगा कि सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 को आंतरिक ग्रह और 4 को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा जो बच गए, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि। तो आंसर क्या हो जाएगा? शनि, क्योंकि यह आंतरिक ग्रह ना होकर क्या है? एक बाह्य ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पर्मियन, कार्बोनिफेरस, जुरासिक और कैम्ब्रियन। देखिए इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है। इसका उत्तर होगा जुरासिक। आप लोग मूवी देखे होंगे जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर के बारे में दिखलाया गया है। तो डायनासोर का जो युग है उस युग का नाम भी क्या है? जुरासिक युग। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो पृथ्वी पर जो जीवन का प्रारंभ हुआ है वह हुआ है 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग, क्या है? 1 अरब 37 करोड़, 4 अरब 60 करोड़, 4 अरब 80 करोड़ और 3 अरब 80 करोड़। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोगों का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, यानी सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या होती है कि इसके आर पार हो जाती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए ये क्या है? अपारदर्शी है। नेक्स्ट है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन है? देखिए ये सेट 1 में भी सेम क्वेश्चन मिला था हम लोगों को। ऑप्शन देख लेते हैं, जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए ऑप्शन भी सेम है। तो आपको पता है कि वायुमंडल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है मनुष्य के लिए वह क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है?
देखिए वायु में जितना क्षमता है नमी को धारण करने का, अगर उसकी पूरी क्षमता के बराबर उसमें नमी मौजूद हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या संतृप्त आर्द्रता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतृप्त आर्द्रता। अगर जितनी धारण करने की क्षमता हो वायु में नमी को, अगर पूरी क्षमता के बराबर नमी को वो धारण कर ले तो उसे संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहा जाता है? तो वायु में जितनी भी नमी की मात्रा धारण होती है उसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता में आप पढ़े हैं कि वायु में जितनी मात्रा नमी की है, अगर उसका अनुपात ज्ञात किया जाए उसकी कुल क्षमता के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का उत्तर हो जाएगा संतृप्त आर्द्रता। नेक्स्ट है, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियाँ किस प्रकार के वन में पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण वन, टैगा वन, उष्णकटिबंधीय वन और भूमध्य सागरीय वन। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वनों में पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है उसका लगभग 50% आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संकटापन पौधों और जीवों की प्रजातियां। संकटापन पौधों और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेड डाटा सूची। रेड डाटा सूची वह सूची है जिसमें संकटापन्न जीवों, मतलब ऐसे जीव जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनकी एक सूची बनाई जाती है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो बोल रहा कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी यूनेस्को, सी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। देखिए आप लोग को बता दें कि यहाँ पे 4 का 4 जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन गलत हैं। रेड डाटा बुक जो तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनके द्वारा तैयार किया जाता है रेड डाटा बुक। तो यहाँ पे आपका सभी का सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जैव विविधता, ऐसा प्रश्न सेट 1 में भी था। जैव विविधता यानी जीवों की जो विविधताएं पाई जाती है, कई प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, वो किसके लिए, या फिर कह सकते हैं कि उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है करना? जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, का और खा दोनों, यानी जंतु और पौधों दोनों के लिए। नेक्स्ट है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ब्राज़ील। ब्राज़ील में हुआ था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता। देखिए ये एक कथन है और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है? ये भूगोल का एक परिभाषा भी है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके रिचर्ड हार्टसॉन, अल्फ्रेड हेटनर, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। तो इसका ऑप्शन होगा आपका उत्तर सही, ऑप्शन ए, रिचर्ड हार्टसॉन। रिचर्ड हार्टसॉन ने ही कहा था कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भौतिक लक्षण किसे कहा जाएगा? ऑप्शन है बंदरगाह। बंदरगाह में आप देख सकते हैं कि इसमें प्रकृति के साथ साथ मानव द्वारा भी इसमें योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट है मैदान, उसके बाद है सड़क और फिर है जल उद्यान। देखिए जल उद्यान में भी मानव का सहयोग है, सड़क में भी मानव का सहयोग है, बंदरगाह में भी मानव का सहयोग है। केवल और केवल यहाँ मैदान ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसे हम लोग भौतिक लक्षण कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया? देखिए आपको पता होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई प्रकार की परिकल्पनाएं आप लोग को पढ़ना है, जिसमें निहारिका परिकल्पना,
ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ये सब पढ़ना था। यहाँ प्रश्न पूछा गया निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है लाप्लास, एडविन हब्बल, इमैनुअल कांट और चैम्बरलिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, लाप्लास ने दिया था निहारिका परिकल्पना। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्न में से कौन है। देखिए सेट 1 में भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है या किस चीज़ को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ आपका रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया है कि खगोलीय दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन कर सकती है। ऑप्शन ए है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि ठोस और तरल दोनों में जो गमन करती है वह है हमारा पी तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। देखिए जोवियन ग्रह आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह को कहा जाता है जोवियन ग्रह और आंतरिक ग्रह को कहा जाता है पार्थिव ग्रह। तो यहाँ आपसे पूछा है जोवियन ग्रह, यानी कि आपसे पूछा गया है कि बाह्य ग्रह कौन सा है। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए है बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो यहाँ बृहस्पति ग्रह जो है वह क्या है, बाह्य ग्रह है, यानी जोवियन ग्रह भी क्या हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। देखिए पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह, तो यहाँ ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र और नेपच्यून। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ था वो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ऑप्शन ए है 6370 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7370 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8370 किलोमीटर या फिर 9370 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 6370 किलोमीटर। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। बैरोमीटर, पायरोमीटर, रिक्टर स्केल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, आग्नेय। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जो काफ़ी कठोर होता है। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। संवहन धारा सिद्धांत या फिर संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मॉर्गन, आर्थर होम्स, हैरी हेस या फिर अल्फ्रेड वेगनर। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने प्रतिपादन किया था संवहन धारा सिद्धांत का। नेक्स्ट है सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत मॉर्गन, आर्थर होम्स, हैरी हेस या फिर अल्फ्रेड वेगनर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, हैरिस हेस। इन्होंने ही दिया था सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत। नेक्स्ट है हम लोगों का निम्न में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। देखिए वही मिल गया फिर से, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या। हाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। अच्छा ये भी अभी हम लोग देख चुके हैं। चलिए ये है मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। देखिए मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कायांतरित, जिसे रूपांतरित भी कहा जाता है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि प्रादेशिक उपागम का जो प्रवर्तन किया गया है वो कार्ल रिटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया। हम्बोल्ट, रिटर, हेटनर या हॉटसन। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्बोल्ट।
हम्बोल्ट क्रमबद्ध उपागम और कार्ल रेटर प्रादेशिक उपागम। नेक्स्ट है भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रादेशिक उपागम, इसको प्रकरण विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? वह व्यक्ति जिसने समुद्र मार्ग के द्वारा पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया था। तो वह पहला व्यक्ति कौन था जो समुद्र मार्ग से पृथ्वी का परिक्रमा किया था? कोलंबस, जेम्स कुक, मैगेलन या चार्ल्स डार्विन? तो सही उत्तर हो जाएगा मैगेलन। मैगेलन वह पहले व्यक्ति थे जो अपने साथियों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए नाव के माध्यम से निकले थे। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? देखिए आपको पता होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग 3 परत में बटा हुआ है। पहले को बोलते हैं भूपर पट्टी, नेक्स्ट मेंटल जिसे प्रवार भी कहा जाता है, और आंतरिक परत जिसे क्रोड कहा जाता है। यहाँ पूछा गया है मध्यवर्ती परत, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेंटल। क्या हो जाएगा? सही। चलिए नेक्स्ट है भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? पवन से, समुद्री तरंग से, पृथ्वी की बाह्य शक्ति से या पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। नेक्स्ट है ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? धीमी, मौसमी, आकस्मिक या वायु दाब से उत्पन्न होने वाली? सही उत्तर होगा आकस्मिक क्रिया, क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप क्या है? अचानक आने वाली घटना है, इसलिए इसे आकस्मिक क्रिया माना जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन। कितना है? 78%। 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% क्या है? ऑक्सीजन पाया जाता है, और बाकी 1% में क्या है? सारी गैसें मौजूद हैं। नेक्स्ट है सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? देखिए ये सेट 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है। समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो आपको पता है इसका उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही क्या होता है? मौसम की सारी घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं होता? वर्षण यानी बारिश होना, बारिश होना में कौन शामिल नहीं है? संघनन, तुषारपात, ओला या वर्षा? देखिए ओला, वर्षा और ये तुषार, ये सभी चीज़ें वर्षा से रिलेटेड है, ऊपर से गिरने वाली चीज़ों में शामिल किया जाता है ओला, वर्षा और तुषारपात को। संघनन क्या हो जाएगा? ये वर्षा के पहले का प्रोसेस है। वर्षा होने से पहले कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो जल की बूंदें होती है वो इकट्ठा होकर बादल का निर्माण करती है, इसे हम लोग संघनन कहते हैं। तो वर्षण में यहाँ उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संघनन राइट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 5 मई, 5 जून या 5 जुलाई? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 5 जून। निम्न में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? यानी जैव मंडल जो हम लोग यानी जीव जंतु जिस मंडल में रहते हैं उस मंडल को दूषित कौन कर रहा है? प्रदूषण कौन फैला रहा है? पेड़ पौधे, कृषि का विकास, जलवायु परिवर्तन या औद्योगिक विकास? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, औद्योगिक विकास। उद्योगों के विकास होने से, कल कारखानों के निर्माण होने से क्या हो रहा है? पृथ्वी का जो जैव मंडल है वो क्या हो रहा? दूषित हो रहा है। तो ये हमारा 40 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।